अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स रह गए हैं रिड्यूस सिलेबस के, और वो तीनों आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का है, फिर रेजिस्टेंस है, और फिर इसी वीडियो के अंदर जो है वो ओम्स लॉ भी है। तीनों छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इन्हें ख़त्म करते हैं। आज चैप्टर नंबर 16 जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में पहले तो इन्होंने थोड़ी सी कुछ बातें बताई हुई हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं। क्या मतलब थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है, और फिर यूनिट ऑफ आपके पास करंट के अंदर इसे थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है। आपकी जो डेफिनेशन है करंट की वो यूनिट ऑफ करंट के अंदर आएगी। तो शुरू के अंदर इन्होंने थोड़ी सी हमें बातें क्या बताई हुई हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू सर्टेन मटेरियल्स नोन एज कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स को यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से जो है वो दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंचा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई वायर हो, तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पे आप कोई कंडक्टर लगा दो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई कंडक्टर लगा दो, तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। और हम लोग जिस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। अ कंडक्टिंग वायर सच एज कॉपर वायर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमने जो है वो कंडक्टर वाली वीडियो के अंदर ही देखा था कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास कॉपर वायर है, कंडक्टिंग कॉपर वायर है, तो हमें पता है कि ये मिल की बनी हुई होती है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इतने टाइटली बाउंडेड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी उन्हें वोल्टेज या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस दोगे तो वो इजीली आपके पास जो है वो मूव कर जाएंगे, या फिर एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये बात भी जो हमने उसी वीडियो के अंदर, कंडक्टर वाली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अब बोलने कि इफ़ द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कि अगर ये जो हमारे पास दो एंड्स हैं इस कॉपर वायर के, अगर इसे हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, अगर इसे हम लोग जो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप विद द वायर। तो इस पूरी की पूरी वायर के अंदर आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज अ कॉन्टीन्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवर्स्ड। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके अंदर कॉन्टीन्यूस मोशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि इस वाले एंड के ऊपर, या फिर यहाँ पे जो है आपके पास इस वाले एंड के ऊपर, ये सारी आपके पास कॉपर वायर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से जो हमने इसको इसके साथ जो है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास पोल है, एक ये वाला पोल है और एक ये वाला पोल है, यानी कि एक पॉजिटिव वाला हमारे पास जो है वो टर्मिनल होता है बैटरी के अंदर, और एक जो है वो आपके पास नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर के जो एटम्स है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ से ये खींचना स्टार्ट करेगा। और ये जो आपके पास ये वाला टर्मिनल है ये बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो कॉपर के आपके पास एटम्स होंगे उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे होंगे, और यहाँ से जो है वो ये वाला पॉजिटिव वाला टर्मिनल उन्हें खींच रहा होगा, और फिर बैटरी के अंदर से जो है वो खुद मूव होते हैं वो इस तरह से, मतलब पूरा एक चार्ज का फ्लो हो जाता है इसके अंदर, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी की पूरी इस तरह से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टीन्यूस मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। वी देयरफॉर स्पीक ऑफ द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हैविंग फिक्स्ड पोलैरिटी। इसलिए हम जो है वो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे बैटरी वगैरह या फिर सेल वगैरह जो होते हैं, इन्हें हम लोग सोर्सेज ऑफ इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कि इनके पास फिक्स्ड पोलैरिटी होती है, मतलब पोल्स बने हुए होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक जो है नेगेटिव पोल होता है इसके अंदर। वन टर्मिनल इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। वही जो अभी हमने बात की कि एक जो आपके पास पोल है वो पॉजिटिव वाला कहलाएगा, इसे हम लोग जो है पॉजिटिव वाला पोल बोलते हैं, और ये जो है ये आपके पास नेगेटिव वाला पोल कहलाएगा। और इसी की वजह से आपके पास जो वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सर्किट के अंदर जो मूव कर रहे होते हैं। द पैथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो आपके पास पैथ है
पूरी की पूरी क्लोज जो पैथ है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जिस पैथ के अंदर, जिस रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अर्लियर साइंटिस्ट हैड नो नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था साइंटिस्ट के पास। तो उन्होंने क्या डेवलप किया? कन्वेंशन डेवलप की। उन्होंने जो वो अपनी कन्वेंशन डेवलप की जो कि आज भी इस्तेमाल होती है, स्टिल इन यूज़, दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और उनकी कन्वेंशन क्या थी, या फिर वो क्या बताते थे कि जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो करंट मूव करता है, कुछ इस तरह से। मतलब यहाँ से यू मूव करता है, आपके पास जो करंट है वो यू मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि उनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है मूव करता है, जो आज भी जो है यूज़ हो रहा है। दिस करंट इज़ नोन एज कन्वेंशनल करंट। इस तरह के करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट कि जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, या फिर ये वाली जो कन्वेंशन है आपके पास, ये कन्वेंशनल करंट कहलाती है कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। दिस करंट इज known as conventional current, whereas the actual flow of current is the motion of electrons from the negative terminal to the positive terminal। और अगर असल में देखें हम लोग तो असल में क्या हो रहा होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हुए आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ये वाला इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो आपके पास होता है वो एक्चुअल जो है वो फ्लो होता है, एक्चुअल फ्लो या फिर एक्चुअल करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट, वो आपके पास ये वाला होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इसके बाद एज फार एज द एक्सटर्नल इफेक्ट्स आर कंसर्न, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ यू कंसिडर पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन और नेगेटिव चार्जेस, या फिर इन्हें जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस को, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक्सटर्नल इफेक्ट का कंसर्न है, मतलब अगर हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट्स को देखें तो इट मेक्स नो डिफरेंस, मतलब कोई बात नहीं। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज जो है या फिर इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, इसमें कोई जो है वो मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव जो है वो एक जगह से जो दूसरी जगह पे मूव होता हुआ जा रहा है। ये दो जो आपके पास आइडियाज़ हैं दोनों के दोनों सेम हैं कि आप पॉजिटिव चार्ज को बोलो कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के ऊपर, या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स का बोलो कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करते हुए जा रहे हैं। इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है टर्मिनल फ़र्ज करो, और ये वाला जो है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो या तो आप इस तरह से बोलो कि यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, और ये इन्हें जो अट्रैक्ट कर रहा है आपके पास पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हो कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट से जो है या फिर इस पॉइंट से जो है मूव करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। कैसे कि यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे तीसरा होगा, फिर चौथा, पांचवा, और इसी तरह जो है वो करते करते पूरा आपके पास जो है अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे एटम कुछ इस तरह से होंगे। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जब ये वाला टर्मिनल इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये वाला हमारे पास टर्मिनल पॉजिटिव वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पीछे वाले का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आ जाएगा। और करते करते ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से आगे तक मूव करता रहेगा। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर जो मूव करता है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। या फिर सिंपली ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यूँ मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों आइडियाज़ जो आपके पास सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने करंट की एक तो डेफिनेशन भी बताई हुई है, और साथ ही साथ इसका जो फार्मूला है वो भी यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है यूनिट ऑफ करंट के अंदर। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड करंट।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अ करंट। जैसे हमारे पास जो है वो एक ये वायर है, तो इसका कुछ आप जो है वो सर्टेन क्रॉस सेक्शन ले लो, कुछ एरिया इस तरह से ले लो, और इसके अंदर से, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया के अंदर से कितना आपके पास जो है वो चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जो है वो आपके पास मूव कर रहा है इसमें से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का क्या मतलब होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन। सेम उसी तरह जिस तरह आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप लोग किस तरह से लिखते हो? एक तो वो एक्सेलरेशन होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होती है। मतलब रेट का जो लफ्ज़ है यहाँ पे वो हम लोग चेंज विद रिस्पेक्ट टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास पावर की भी डेफिनेशन थी कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो वर्क डन अपॉन टाइम जो इसका हमारे पास फार्मूला बना था। तो रेट का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को आप किसी चीज़ को जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब कि फ़्लो ऑफ चार्ज जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से कितने टाइम के अंदर कितना जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, वो आपके पास करंट कहलाएगा। और चूँकि टाइम जो वो नीचे आ रहा है या फिर रेट के अंदर नीचे आता है, तो ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास कि करंट जो है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्यू जो वो चार्ज है और टी जो वो टाइम है। तो अगर इसको पढ़ें तो वही जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है वही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। ये हमारे पास रिस्पेक्ट टू टाइम हमने किया, तो रेट ऑफ आपके पास जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किसके बराबर आया? करंट के बराबर आया। अच्छा, अब क्योंकि टाइम नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि एक सेकंड के अंदर, क्योंकि जब इन चीज़ों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो खुद ब खुद 1 बन जाती है। जैसे आपके पास 6 हो डिवाइड बाय 3 हो, नीचे 3 सेकंड हो और ऊपर जो चार्ज की वैल्यू वो आपके पास 6 हो, तो इनको डिवाइड करोगे तो नीचे हमेशा 1 बन जाता है, नीचे हमेशा 1 बन जाता है, यूनिट आता है। ये पहले भी हमने काफ़ी बार जो है वो बात की भी है। तो इसका मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर यूनिट आप सेकंड रख रहे हो, तो एक सेकंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन के एरिया में से, उसे हम लोग करंट बोलते हैं। एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज आपके पास जो है वो मूव कर रहा है कि किसी क्रॉस सेक्शन में से, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन में से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम T इज़ Q देन करंट। ये आपको जो है फार्मूला बना के दिया हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे बना लिया। ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ पे I जो है वो करंट है, I करंट है, Q जो है वो आपके पास चार्ज है, और T जो है वो आपके पास टाइम है। उसी को यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिफ़ाइन किया होगा। ये जो आपके पास, अगर इसकी यूनिट की बात करें, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो I इज़ इक्वल्स टू चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड को हम लोग जो एम्पेयर बोलते हैं। सुना होगा आपने एम्पेयर, कितने एम्पेयर आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो ये काफ़ी वर्ड इस्तेमाल होता है, या फिर कितने एम्पेयर का चार्जर है। तो काफ़ी सारे जो है वो इस तरह की एम्पेयर हमारे पास जो भी यूनिट है, एम्पेयर हमारे पास यूनिट है करंट की, जो कि यहाँ पे बताई होगी कि ऐसा यूनिट जो आपके पास करंट की, उसे हम लोग एम्पेयर बोलते हैं। इसका सिंबल जो वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए से जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी काफ़ी सारी सब मल्टीपल यूनिट्स भी हैं, जैसे मिली एम्पेयर, और इसके अलावा जो आपके पास माइक्रो एम्पेयर जिसका सिंबल ये है, और इस तरह की चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पेयर, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पेयर। इसके बाद ये एग्जांपल है बच्चों वाली, ये चलो इसको भी देख लेते हैं। अ करंट इज़ पासिंग थ्रू अ वायर, एक वायर में से करंट पास हो रहा है। टोटल चार्ज जो पास हो रहा है उसमें से, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वो 0.6 कूलम है। क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.6 कूलम है, और 10 सेकंड तक ये जो चार्ज है ये आपके पास पास हुआ है, तो इसका मतलब टाइम जो है आपके पास 10 सेकंड्स है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ करंट कितना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। तो इस फार्मूले के अंदर डाल दो चीज़ें। I इज़ इक्वल्स टू आपके पास Q की वैल्यू 0.6 और डिवाइड बाय 10। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? I की वैल्यू आएगी जी आपके पास 0.06 और साथ में एम्पेयर, 0.06 एम्पेयर। ये आपके पास जो वैल्यू है करंट की, और इसे आप जो है वो मिली में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बस सही है
यहीं तक ही रखो। बुक में उन्होंने मिली में भी चेंज किया हुआ है। इस पॉइंट को जंप लगवा के आगे तक लेके जाओगे तो ये कितना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब अगर 60 लिखूँ मैं, पॉइंट को यहाँ ले आऊँ, यहाँ से कितनी जंपे लगाएगा ये, 1 2 और 3, इसका मतलब एक्सपोनेंट माइनस का 3। तो इसे आप 60 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हो, जो बुक के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो वो लिखा हुआ है। तो या तो 0.06 एम्पेयर लिखो या फिर 60 मिली एम्पेयर लिखो, ये आपके ऊपर है। अब इसके बाद ये एक और एग्जांपल, 2 और एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग जो वो खुद देख लेना, बच्चों वाली हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो सॉल्व होंगी। हम बढ़ते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कंडक्टर के टॉपिक के अंदर कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं उनके पास। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर या फिर कंडक्टिंग वायर, हमारे पास एक तो ये बात इन्होंने बताई कि जो आपके पास कंडक्टर होता है उसके जो एटम्स होते हैं उनके पास काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते न्यूक्लियस से। तो बोल रहे हैं कि अगर आप इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो या फिर इन्हें जो है वो किसी सोर्स से लगाओ, बैटरी वगैरह से लगाओ, उसका भी मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके अक्रॉस क्रिएट करो, तो क्या होगा, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ें हमने जो पहले पढ़ ली हैं। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द वायर, इस एंड्स ऑफ द वायर के ऊपर पोटेंशियल लगाने से पहले, इन्हें बैटरी से लगाने से पहले, सिर्फ अगर आपके पास वायर हो, फ़र्ज़ करो कि कॉपर की वायर हो, सिर्फ वो अभी तक किसी सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं की, सिर्फ ऐसे ही आपके पास ये कॉपर की वायर है, तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द वायर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर आर इन हैफेज़र्ड मोशन एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर कॉन्स्टेंटली। तो क्या होता है कि जब तक ये आपके पास वायर किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं होती, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कॉपर वायर के एटम्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैफेज़र्ड मोशन के अंदर होते हैं, यानी कि रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, खुद ब खुद इधर उधर जो है वो आपके पास मूव कर रहे होते हैं। एक आपके पास जो है वो रैंडम मोशन होती है उनकी, मतलब किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहे होते। जैसे ये आपके पास सारे के सारे एटम्स हैं, तो इसके अंदर जो रैंडम डायरेक्शन के अंदर जो एटम्स सारे के सारे इस तरह से मूव कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर रहे होंगे और कोलाइड कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ कॉन्टीन्यूसली। मतलब एटम्स हमें पता है कि मेटल्स के अंदर, ये सॉलिड्स के अंदर काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होंगे और इधर उधर, मतलब एक रैंडम मोशन होगी उनकी, एक रैंडम मोशन होगी और सारे एक दूसरे से जो है वो कोलाइड भी कर रहे होंगे बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर टुवर्ड्स द लेफ्ट इज सेम एज पासिंग थ्रू द सेम सेक्शन टुवर्ड्स द राइट। तो होगा क्या कि वो जो रैंडम डायरेक्शन होगी वो इतनी ज़्यादा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। जो आपके पास रैंडम डायरेक्शन होती है वो कैंसिल कर देती है एक दूसरे को। लेफ़्ट के ऊपर भी जो सारी की सारी हमारे पास मोशन आ रही है या फिर जितना भी आपके पास जो इफेक्ट आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है उस रैंडम मोशन का, और राइट के ऊपर भी आ रहा है, जो ये आपके पास दोनों इफेक्ट आ रहे हैं दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब इतना कोई इफेक्ट हमें पता नहीं लगता, इफेक्ट नज़र नहीं आता। एंड हैंस नो चार्ज अपीयर्स टू फ्लो फ्रॉम द वायर। इसलिए जो आपके पास जब तक इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं लगाते तो इसके एंड्स के ऊपर या फिर इसके अंदर से करंट कोई पास नहीं हो रहा होता। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी होंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी से लगाओ या फिर नहीं लगाओ, उस कॉपर की वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन उनकी मोशन जो होती है वो ऐसी होती है, हैफेज़र्ड मोशन होती है, फिर रैंडम मोशन होती है, तो उनका कोई अफेक्ट, नेट इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता। इसलिए आपके पास जो करंट है वो जब हमारे पास ऐसी कॉपर की कोई वायर पड़ी होती है तो उसमें से पास नहीं हो रहा होता। अब बोल रहे हैं कि एज वी अप्लाई पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टू मूव, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टू मूव अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। कि जब हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से लगाते हैं इस वायर को,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश्ड होते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर जो पुश हो जाते हैं, मतलब यहाँ से जो है वो इस तरह से मूव होंगे और इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन के, मतलब यूँ एक मोशन उनकी सर्टेन डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो आपके पास डायरेक्शनल मोशन स्टार्ट हो गई आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, इन्हें इसे जो है वो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इस वायर की दोनों एंड्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें एक मखसूस डायरेक्शन मिल गई, एक सर्टेन डायरेक्शन मिल गई और वो इसी डायरेक्शन के अंदर पुश हो गए, मतलब उसके अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गए। और इसी डायरेक्शनल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। दस टू टाइप्स ऑफ मोशन आर सुपरपोज्ड। तो इसलिए यहाँ पे दो टाइप्स की जो मोशन है वो सुपरपोज्ड हो रही है। एक रैंडम वाली जो पहले से आपके पास जो थी मौजूद थी मोशन कि वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर इधर उधर मूव करने और कोलाइड भी करने एक दूसरे के साथ, और एक जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर, एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो मूव हो रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों मोशन जो है एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगी। मतलब शुरू में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया, तो एक तो रैंडम वाली इनकी मोशन थी और एक जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब मतलब एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो है वो वेलोसिटी आ गई। तो ये दोनों की दोनों मोशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाती हैं। दैट इज़ वन द रैंडम मोशन एंड अदर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रैंडम मोशन है और एक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये दोनों आपस में सुपरपोज होंगी। ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट इज एस्टेब्लिश्ड इन अ कंडक्टर। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का एक करंट जो है इस्टेब्लिश होता है कंडक्टर के अंदर, जिसे हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। करंट को हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एंड द कोर ऑफ द एटम्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंटली, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे और एटम की जो बॉडी है उसके साथ भी कोलाइड करेंगे। मतलब जब मूव कर रहे होंगे एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान तो कोलाइड करते हुए जाएंगे। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और एक इनकी अपनी मोशन थी, और जैसे जैसे ये मूव कर रहे होंगे तो ये आपस में कोलाइड भी करेंगे। इस कोल्यूजन को ये जो आपके पास दे फाइंड ऑब्स्टिकल इन देयर डायरेक्शनल मोशन, मतलब ये जो आपके पास कोल्यूजन है ये जो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और कोर ऑफ द एटम ऑफ द बॉडी के साथ कॉन्स्टेंटली, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट फाइंड करेंगे इनकी डायरेक्शनल मोशन के अंदर। दिस हिंड्रेंस, इस रुकावट को इन देयर मोशन इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस रुकावट को जो उनकी मोशन के अंदर आ रही है हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो करंट या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आपके पास जो है वो एटम की जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी कोर बॉडी के साथ भी जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस को या फिर इस ऑब्स्टिकल को या फिर इस हिंड्रेंस को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं उस कंडक्टर की, कि जिस कंडक्टर की वो एटम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगी, ये किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द कंडक्टर कि आपके पास जो है वो कंडक्टर की नेचर क्या है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगहों पे जो वो कॉपर की वायर यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि बोला ये जाता है कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ज़्यादा देर तक चलती है, गर्म नहीं होती वो। तो गर्म होने का मतलब कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है, उनकी जो एटम्स होते हैं उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे आपके पास बढ़ती जाती है वायर गर्म भी होती जाती है। तो यही वजह है कि आपके पास आयरन की वायर नहीं इस्तेमाल की जाती हैं इतनी, क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉपर के अंदर कम होती है। गोल्ड अगर इस्तेमाल करोगे, सिल्वर इस्तेमाल करोगे तो वो और ज़्यादा कम रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है उन्हें प्रोवाइड करेगी, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो बेस्ट मटीरियल है वायर के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो कॉपर होता है। तो यहाँ पे नेचर भी डिपेंड करती है। मतलब नेचर क्या है कि जो आपके पास कंडक्टर है वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ, उसकी नेचर क्या है। अगर कॉपर मतलब कॉपर के एटम्स होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, दूसरा होगा तो उसके मतलब इस हिसाब से जो है वो ऑल्टर होती रहती है। तो नेचर ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। इसकी लेंथ भी डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा लेंथ है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो फिर उस हिसाब से बढ़ती या फिर कम होती जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया
एंड द टेम्परेचर। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि वायर कितनी मोटी है। अगर छोटी सी होगी तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कम होगी या फिर कुछ और होगी, और अगर वायर का क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा हो, मतलब इतनी मोटी वायर हो, इस तरह से जा रही हो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कुछ और आएगी। तो क्रॉस सेक्शन भी डिपेंड करता है, लेंथ भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि जो इस वायर का टेम्परेचर है वो कितना है। टेम्परेचर भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। अभी ओम्स लॉ रह गया, इसको भी जो है वो पढ़ लेते हैं। वी आर नाउ फैमिलियर with the fact that whenever a potential difference V is applied across the end of a conductor, हम अभी जो है वो familiar हो गए हैं, हमें पता लग गया है कि जब भी इस fact से familiar हो गए हैं कि जब भी हम लोग potential difference apply करते हैं किसी कंडक्टर के एंड्स के ऊपर, तो करंट उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अ करंट आई स्टार्ट्स पासिंग थ्रू इट, तो करंट उसके अंदर से जो पास होना स्टार्ट हो जाता है। If the value of V is altered, then the value of current I is also found to change. अगर आप V की वैल्यू को ऑल्टर करोगे, यानी कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करोगे, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। जितना ज़्यादा वोल्टेज करोगे या फिर वोल्टेज को ऑल्टर करोगे, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ द करंट वेरीज विद द चेंज इन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस तरह से करंट की वैल्यू जो चेंज होगी अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करें। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें तो करंट किस तरह से चेंज होगा, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज फर्स्ट फाउंड एक्सपेरिमेंटली बाय ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम, हु डिस्कवर्ड दैट इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास यहाँ पे अराइज हुआ कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, कि मतलब वोल्टेज को ऑल्टर करेंगे तो करंट के अंदर किस तरह से चेंज आएगा। इसका सबसे पहले जवाब कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला या फिर फाउंड किया। जर्मन साइंटिस्ट थे या जर्मन फिजिसिस्ट थे हमारे पास, जॉर्ज साइमन ओम, और तभी इनके नाम के ऊपर ही इस लॉ का जो नाम रखा गया है ओम्स लॉ। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ये आपके पास जो है वो इसकी स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि जो करंट है किसी कंडक्टर के अंदर से जो पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इसकी एंड्स के ऊपर आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर से करंट जितना फ्लो होगा उसके ऊपर इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज जितना ज़्यादा करोगे आपके पास करंट उस वायर में से या उस कंडक्टर में से उतना ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा जो वो उसके अंदर से पास होगा। वोल्टेज को जितना ज़्यादा कम करोगे आपके पास उतना ही कम जो है वो करंट उस वायर में से पास होगा, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। आपकी जो दूसरी कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वगैरह, या फिर दूसरी फिजिकल कंडीशन, इन्हें आपने जो कांस्टेंट रखना है। तो ये वाला जो आपके पास लॉ है ये स्टैंड करेगा, जिसके अंदर क्या बताया हुआ है कि जो वोल्टेज है और जो हमारे पास आई करंट है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर यहाँ पे हम लोग एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट डालें तो V इज इक्वल्स टू आई और R। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास R है, और इस R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उस कंडक्टर की, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की जो है वो रेजिस्टेंस, और ये एक कांस्टेंट होती है। मतलब किसी एक कंडक्टर के लिए आप जो है वो अगर काम कर रहे हो, मतलब कोई एक कंडक्टर आपके पास फ़र्ज़ करो कि कॉपर का है, तो इस कॉपर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट होगी तो फिर ये जो आपके पास V और I है इसको आप जो है वो मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। ये जो होता है ये हर कंडक्टर की अलग अलग होता है। कॉपर के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वो अलग होगी, इसी तरह आयरन के लिए अलग होगी, और आगे जो आपके पास मटेरियल हैं उन सब के लिए अलग अलग होगी। और फिर आप जितना ज़्यादा वोल्टेज को यहाँ पे अगर लगा रहे हो, यहाँ पे अगर वोल्टेज लगा रहे हो तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट इस कॉपर की वायर में से पास होगा। तो ये आपके पास बेसिक रिलेशन है, या फिर ये इसका ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये इसकी जो है आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है, वेयर आर इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि R जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एंड इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब हर कंडक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी।
इट शुड बी नोटेड दैट आर इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, और ये भी यहाँ पे नोट करना जो है वो चाहिए आपको कि आर जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की। बस यहाँ तक जो हमारे पास ओम्स लॉ है, और नीचे भी उन्होंने कुछ जो है वो बताया हुआ है, इस ग्राफ का बताया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कर्व फॉर अ गिवन वायर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आपके पास कुछ इस तरह से होता है। और बेसिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकल फॉर्म है, सिर्फ ये पूछी जाएगी, तो इसे छोड़ दो। और यहाँ पे जो नीचे इन्होंने बताया हुआ वो वोल्ट को डिफ़ाइन किया हुआ है, सेम उसी तरह जिस तरह पीछे हमने जो है वो कूलम वगैरह को डिफ़ाइन किया था कि अगर वोल्टेज 1 हो, एम्पेयर 1 हो, तो आपके पास जो है वो जो रेजिस्टेंस आती है वो 1 आती है। तो रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ, ये पढ़ लेना खुद से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये वाली है कि इसका जो आपके पास सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल या फिर यूनिट है, इस तरह से इसको जो है हम लोग शो करते हैं, ओम्स, इस तरह से शो करते हैं। मतलब अगर लिखा हो यूँ तो 5 ओम्स, अगर यूँ लिखा हो तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 5 ओम, और इसका जो आपके पास पढ़ने का तरीका वो ये 5 ओम्स, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस को शो करने का। ग्रीक लेटर ओमेगा को यूज़ करते हैं हम लोग, ओमेगा, ओमेगा ये ग्रीक लेटर है, और 5 ओमेगा। अगर इसको पढ़ना हो तो यूँ पढ़ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कितनी है 5 ओमेगा, या फिर आप इसे जो है वो 5 ओम्स भी बोल सकते हो। द कॉमन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ ओम्स आर द मेगा ओम्स, ये तो आपको पता होगा। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स जो है वो आपके पास हो सकती है, मेगा ओम्स है, इसी तरह किलो ओम्स है, मिली ओम्स है, माइक्रो ओम्स है। तो इस तरह की चीज़ें पीछे भी हम लोग जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचर गिवन बोलो, जो कि यहाँ पे जो इस तरह से आपको दी हुई हैं। बस इसके अंदर फिर आपके पास जो जितनी एग्जांपल्स पीछे आई हैं वो आप लोग देख लेना खुद से, आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ये वाली जो है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 16.7 कौन सी है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो इफ़ 0.60 एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। एक हमारे पास जो है वो बल्ब है इस तरह से, जो कि किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ है, और बोल रहे हैं कि इसकी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके बताओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि जब आपके पास जो करंट इसके अंदर से पास हो रहा है, करंट जो इसके अंदर से पास हो रहा है आई, वो 0.6 और साथ में 0 एम्पेयर है, 0.60 एम्पेयर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इस बल्ब के लिए आपने जो कैलकुलेट करनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ वो 90 वोल्ट है, यानी कि V की जो वैल्यू आपके पास 90 वोल्ट है। तो बच्चों वाले जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, V=IR लगाओ, V=IR, इसके अंदर R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, V/I। तो यहाँ पे 90 रखो और यहाँ पे जो 0.60 रखो, और इन्हें जो है वो आप फिर डिवाइड कर दो, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.60, तो आंसर जो आएगा वो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 150 और साथ में ओमेगा 150 ओमेगा आपके पास जो वो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, या फिर 150 ओम्स भी आप जो है इसे पढ़ सकते हो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बुक के अंदर 1.5 एक्सपोनेंट 2 ओम्स या फिर 150 ओम्स, दोनों एक ही बातें हैं। साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर है वो उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, ताकि ये वाली चीज़ें जो आपको समझ में आए। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, 150 और 1.5 एक्सपोनेंट 2 जो है ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये अलग नहीं है। जैसे कि हमारे पास 150 है ना, तो अगर आपको बोला जाए कि इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखो तो कैसे लिखोगे। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लाने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लेके आना पड़ता है। तो अगर इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप लेके आओगे, यानी कि 1 के बाद लगाना है, तो ये कितनी जंप खाएगा, 1 और 2, तो 1.50, और इसने 2 जंप्स खाई हैं, राइट टू आपके पास लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, तो हमारे पास जो ये एक्सपोनेंट है इसकी पावर +2 आएगी, 1 और 2 यहाँ पे +2 आएगी, और साथ में ओमेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यूँ भी लिख सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो, मतलब 150 जो होता है वो इक्वल होता है 1.5 एक्सपोनेंट +2, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। बस ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये जो आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर है वो यहाँ पे जो है वो आपको आना चाहिए, ताकि ये वाली चीज़ समझ में आए। और पहले भी हमने जो है इसके अंदर फिज़िक्स के अंदर भी जो डिस्कस किया हुआ है, तो
बस ये था हमारे पास। और इसकी जो है वो आपके पास अगर एक और एग्जांपल है तो ये भी आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, ये भी बच्चों वाली होगी। तो बस ये वाला चैप्टर जो हमारे पास ख़त्म हुआ, जो कि चैप्टर नंबर 16 था इलेक्ट्रिसिटी का। और फिर अगली वीडियो से देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग कब स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा डिले आने वाला है, क्योंकि इस पीर से यानी कि परसों से जो है वो मेरे अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था एक वीडियो के अंदर। तो अभी शायद जो है वो डिले आएगा वीडियोस के अंदर 30 जो है वो जून तक। शायद बीच में से अगर कहीं टाइम मिला तो मैं बना के डाल दूँगा वीडियो, नहीं तो 30 जून तक जो है वो डिले आने वाला है। और फिर जो अगले चैप्टर्स रह जाएंगे वो फिर 30 जून के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।